बच्चों, मैं अशोक कुमार, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र। बच्चों, आज कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 12 परमाणु से जिन टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे वो टॉपिक हैं परमाणु संरचना, परमाणु संरचना से ही संबंधित अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, नाभिक के आकार का आकलन, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत। तो बच्चों चलते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले परमाणु संरचना यानी परमाणु क्या होता है। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परमाणु किसी तत्व की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हों। सर्वप्रथम सन 1803 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु को किसी भी विधि से भौतिक अथवा रासायनिक विधि से विभाजन नहीं किया जा सकता। बच्चों, 19वीं शताब्दी तक ये माना जाता रहा कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसे किसी भी प्रकार से विभाजित नहीं कर सकते। इसके बाद सन 1897 में सर जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की तथा उसी समय लगभग सन 1897 में ही बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। तब प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि प्रत्येक परमाणु में एक ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि परमाणु वैद्युत उदासीन कण होता है, अतः चूँकि परमाणु में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है तो ऋण आवेश के बराबर धन आवेश कहीं परमाणु में होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान परमाणु की तुलना में नगण्य होता है, अतः परमाणु का द्रव्यमान जो है उसी धन आवेश में ही समाहित होना चाहिए। अगला चलते हैं कि परमाणु संरचना से संबंधित ही रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। तो रदरफोर्ड ने परमाणु की सही संरचना को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयोग सन 1911 में किया। उन्होंने किया कि रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कणों के बारीक किरण पुंज को एक पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया। यहाँ से बच्चों चित्र से स्पष्ट है, ये पतला स्वर्ण पत्र है, ये अल्फा कण इस पर जो है इंसिडेंट कराया जा रहा है। और इस पूरे सिस्टम को उन्होंने जो है निर्वात या वायु में रखा। सिस्टम को निर्वात या वायु में इसलिए रखा कि अल्फा कणों की टक्कर वायु के कणों से न हो। तो रदरफोर्ड ने पाया कि स्वर्ण पत्र में से गुजरते हुए कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। यहाँ से बच्चों हम देख रहे हैं कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ अल्फा कण भिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फा कणों के अपने मार्ग से विक्षेपित होने की इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। रदरफोर्ड ने इस आधार पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। तो सबसे पहला निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि अधिकांश अल्फा कण, जैसा कि बच्चों अभी चित्र में हमने देखा इसके पहले कि स्वर्ण पत्र के आर पार बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं तथा उनका कोणीय वितरण सुनिश्चित होता है। क्योंकि अल्फा कण धन आवेशित कण होते हैं, तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ये धन आवेशित कण किसी धन आवेश से ही विक्षेपित हो सकते हैं। अतः इस आधार पर रदरफोर्ड ने माना कि ये किसी धनावेशित कण से ही विक्षेपित हो सकते हैं। इस आधार पर रदरफोर्ड ने माना कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है। तीसरा निष्कर्ष निकाला कि कुछ अल्फा कण ऐसे भी होते हैं जो 90 अंश से अधिक कोण से भी विक्षेपित हो जाते हैं। जैसा कि बच्चों हमने दिखाया था, इधर यहाँ हमने देखा था, ये जो अल्फा कण हम देख रहे हैं बहुत तेज़ी से विक्षेपित हो रहा है, 90 अंश से अधिक कोण से विक्षेपित हो रहा है। तो इस आधार पर रदरफोर्ड ने माना कि ये जो धनावेश होता है वो परमाणु के अंदर एक सूक्ष्म स्थान में जो केंद्रित होता है उसका नाम उन्होंने नाभिक दिया। जब अल्फा कण नाभिक के समीप से होकर के गुजरते हैं तब उनमें विक्षेप तेज़ी से होता है। जब अल्फा कण नाभिक से दूर होते हैं तब उनमें विक्षेप उनकी तुलना में कम होता है। इससे स्पष्ट है कि अल्फा कण नाभिक के जितने समीप जाता है उस पर उतना ही अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित कण होते हैं
और नाभिक भी धनावेशित कण होता है। और हम जानते हैं दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते हैं और वह उतना ही अधिक विक्षेपित करेगा। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के नाभिक के निकटतम पहुंच दूरी, जिसे हम नाभिक की त्रिज्या कहते हैं, की गणना की। इस आधार पर नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻15 मीटर पाया गया और परमाणु की त्रिज्या की तुलना में, यानी परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है, इसकी तुलना में बहुत कम है। परमाणु के शेष खाली भाग में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। पांचवा निष्कर्ष निकाला बच्चों। चौथा निष्कर्ष, रदरफोर्ड ने यह माना कि जब कोई अल्फा कण स्वर्ण पत्र से गुजरता है तो उस पर नाभिक द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियमानुसार होता है। नाभिक से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों, कूलाम का नियम ये कहता है कि जब दो पॉजिटिव चार्ज या धन आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो जो यदि अल्फा कण नाभिक अल्फा कण से दूर है या अल्फा कण नाभिक से दूर है तो उस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल कम होगा। यदि अल्फा कण नाभिक के पास में है तो उस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल अधिक होगा और अल्फा कण उतना ही तेजी से विक्षेपित होगा। पांचवा निष्कर्ष निकाला कि रदरफोर्ड ने यह विभिन्न धातुओं, परमाणुओं और नाभिकों के लिए भी किया और उन्होंने पाया कि जिस नाभिक में जितना ही अधिक धन आवेश होगा वह अल्फा कण उतने ही अधिक बल से प्रतिकर्षित करेगा तथा अल्फा कण अपने मार्ग से उतना ही अधिक विक्षेपित होगा। ठीक है। अब बच्चों आते हैं नाभिक के आकार का आकलन। तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर हम नाभिक के आकार का आकलन कर सकते हैं। वही अल्फा कण नाभिक के समीप पहुँचेगा जो अल्फा कण एकदम नाभिक के सीध में जाएगा। जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर जाता है उस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है, या यूँ कहें कि उसकी गतिज ऊर्जा कम होती जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब समस्त गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है तो अल्फा कण और नाभिक की और अधिक समीप नहीं जा पाता, बल्कि वहीं से अपने मार्ग पर वापस लौटने लगता है। बच्चों, ये पाया गया कि लगभग 20,000 कणों में से एक अल्फा कण ऐसा पाया गया कि जो नाभिक से टकराकर उसी दिशा में जिस दिशा में वो नाभिक से टकराता है उसी दिशा में वापस लौट आता है। तो वही अल्फा कण नाभिक की अधिक समीप पहुंचता है। ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस प्रकार जो अल्फा कण एकदम नाभिक के सीध में जाता है वह 180 अंश के कोण से प्रकीर्णित होता है। तो नाभिक पर धन आवेश, मान लिया कि नाभिक पर धन आवेश Ze कूलाम है तथा अल्फा कण पर 2e कूलाम है। माना कि अल्फा कण की नाभिक से निकटतम पहुंच दूरी, जिसे नाभिक की त्रिज्या कहते हैं, r0 मीटर है। इस स्थिति में अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा बच्चों पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि U का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R0। तो यहाँ पर Q1 ये क्या है, ये नाभिक का आवेश है, नाभिक पर आवेश Ze, और 2e ये अल्फा कण पर आवेश है। तो U का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze इंटू 2e अपान R0, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Ze स्क्वायर बाई R0। यदि अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा k हो, तब इस क्षण उस स्थिति में हम लिख सकते हैं U बराबर k, या इसी को हम k के बराबर लिख सकते हैं, यानी k का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Ze स्क्वायर बाई R0। या यहाँ से R0 का जो मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Ze स्क्वायर बाई k। तो यहाँ से स्पष्ट है बच्चों कि R0 का मान मुख्य रूप से k पर निर्भर कर रहा है ना, या अल्फा कण की गतिज ऊर्जा पर निर्भर कर रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं यदि हम R0 का मान निकालें स्वर्ण पत्र परमाणु के लिए, तो यदि स्वर्ण नाभिक के लिए हम देखें, स्वर्ण नाभिक के लिए चूँकि Z का मान 79 होता है, परमाणु क्रमांक सोने के लिए जो है कितना होता है 79, और अल्फा कण का द्रव्यमान 6.7 × 10⁻27 किलोग्राम, और अल्फा कण का वेग जो होता है 2.1 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, तब कण की गतिज ऊर्जा
हम जानते हैं K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा स्क्वायर। अब ये मान इसमें रख दें, हाफ एम अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा कण का द्रव्यमान 6.7 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, वी अल्फ़ा स्क्वायर, वी अल्फ़ा यानी अल्फ़ा कण का वेग 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड का इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे तो जो K का मान आएगा 1.48 इंटू 10⁻12 जूल। इस समीकरण में Z बराबर 79 और E का मान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और K का मान जो भी हमने निकाला 1.48 इंटू 10⁻12 जूल। तो अब चूँकि हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 9.0 इंटू 10�9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये सब मान हम इसमें रख दें R0 वाले फार्मूले में, R0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ZE स्क्वायर बाई K। इसमें ये सब मान रखें तो लास्ट में हम पाते हैं कि जो R0 का मान आएगा 2.5 इंटू 10⁻14 मीटर। अतः उपरोक्त ऊर्जा वाले अल्फा कण के लिए नाभिक की निकटतम पहुंच दूरी 2.5 इंटू 10⁻14 मीटर तक जा सकते हैं, जो कि लगभग इसी को हम जो है नाभिक की त्रिज्या यानी लगभग ये 10⁻15 मीटर के रेंज का है। स्पष्ट है कि नाभिक की त्रिज्या इससे कम ही होगी। इसके बाद आते हैं बच्चों परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। तो परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, इस मॉडल के अनुसार रदरफोर्ड ने यह माना, एक मॉडल दिया परमाणु से संबंधित, जिसके अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धन आवेश परमाणु के केंद्र पर नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर की कोट की होती है। नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर की कोट की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, जिनका कुल ऋण आवेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। कहने का मतलब कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धन आवेश नाभिक में केंद्रित होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, जिनकी संख्या नाभिक में उपस्थित धन आवेश या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। रदरफोर्ड ने यह परिकल्पना की कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते, बल्कि नाभिक के चारों ओर ये विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि जब कोई भी कण यदि वृत्तीय गति करता है तो उसके लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने माना कि आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इस मॉडल में क्या कमियां रह गई। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल में मुख्य रूप से दो कमियां पाई गई। पहला तो परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में, नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है, तो विद्युत गतिकीय के अनुसार त्वरित आवेशित कण ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का ह्रास होने लगता है। तो वृत्तीय पथ, इस स्थिति में क्या होगा कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार कम होती जानी चाहिए और अंत में वे नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस प्रकार परमाणु अस्थायी ही नहीं रह सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यदि नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास होगा, और ऊर्जा का ह्रास होगा तो उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या छोटी होती जाएगी और अंततः इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिर जाएगा और नाभिक स्थायी इस स्थिति में नहीं रह सकता। दूसरी कमी उन्होंने पाई कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में, कि रदरफोर्ड में इलेक्ट्रॉनों में, चूँकि हमने बताया कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार बदलने से उनके घूमने की आवृत्ति बदल जाएगी। वृत्तीय पथ की त्रिज्या छोटी होगी तो आवृत्ति उसकी ज़्यादा हो जाएगी, घूमने की आवृत्ति बदलती रहेगी। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन जो है सभी आवृत्तियों के विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्सर्जित करेंगे, अर्थात इन तरंगों का स्पेक्ट्रम सतत होगा, क्योंकि परंतु वास्तव में परमाणुओं के स्पेक्ट्रम सतत न होकर के रेखीय होते हैं, सतत न होकर के रेखीय होते हैं। बच्चों अब आगे आते हैं अगला टॉपिक में, बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से इसके जनक नील बोहर थे, और इस मॉडल
मैक्स प्लांक के क्वांटम के सिद्धांत को लगाकर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां थीं उन कमियों को दूर किया। इसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से 3 परिकल्पनाएं दी। पहली परिकल्पना, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, जहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट है, h प्लांक कांस्टेंट है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तथा त्रिज्या r हो, इलेक्ट्रॉन की कक्षा में त्रिज्या की कक्षा में v वेग से घूम रहा हो तो उसका कोणीय संवेग mvr होगा। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कोणीय संवेग जो कि रेखीय संवेग का गुण होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, वेग v है, वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या r है, तो कोणीय संवेग क्या होगा, mvr। तो प्रथम परिकल्पना को हम गणितीय रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, mvr बराबर nh/2 पाई, जहाँ n एक पूर्णांक है जिसे कक्षा की क्रम संख्या अथवा मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इस समीकरण को बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध भी कहते हैं। इस प्रकार परमाणु के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाओं में ही घूम सकता है, जो कि रदरफोर्ड के मॉडल में ये स्पष्ट नहीं था कि परमाणु, उन्होंने तो ये बताया था कि परमाणु जो है, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमता है, लेकिन विभिन्न कक्षाओं में नहीं, केवल निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, सभी कक्षाओं में नहीं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। दूसरी परिकल्पना उनकी ये थी कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, जबकि रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते थे। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या छोटी होगी और अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, यद्यपि उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है, अतः परमाणु का अस्थायित्व बना रहता है। तीसरी परिकल्पना उन्होंने दी, जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उनका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में 10⁻⁸ सेकेंड के लिए ठहरकर तुरंत नीची कक्षा में वापस लौट आता है तथा लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यहाँ पर यदि ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 हो तथा नीची कक्षा में E1 हो तो उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति न्यू इस समीकरण के अनुसार hν E2 - E1 या न्यू बराबर E2 - E1/h। इस समीकरण को बोहर का आवृत्ति संबंध कहते हैं, क्योंकि न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। E2 और E1 उच्च और निम्नतम कक्षाओं की ऊर्जाओं का अंतर है और h प्लांक कांस्टेंट है। अब आते हैं बच्चों हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत। हाइड्रोजन सदृश परमाणु वे परमाणु होते हैं जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में घूमता है। मान लिया कि E, M व V इलेक्ट्रॉन के क्रमशः आवेश, द्रव्यमान और वेग हैं तथा R कक्षा की त्रिज्या है। नाभिक पर धन आवेश Ze है, जहाँ Z परमाणु क्रमांक है। बच्चों, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है वही परमाणु क्रमांक होता है, और जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, तो घूमने के लिए अभिकेंद्र बल नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। क्योंकि अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, mv²/r, और नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Ze/E/r²। या यहाँ से हम इसे थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो r और r एक कैंसिल हो जाएगा, तो mv² हो जाएगा Ze²/4 पाई एप्सिलॉन 0r। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बोहर की प्रथम परिकल्पना से कि mvr = nh/2 पाई, mvr बराबर
NaH/2 होता है। इसी इक्वेशन को यदि हम वर्क करें और समीकरण 1 से भाग दे दें, तो समीकरण 2 को वर्क करके समीकरण 1 से भाग देने हैं, तो जो लास्ट में मिलेगा हमें R का मान मिल जाएगा। तो R का जो मान आएगा, R बराबर n²h²ε0 πmze²। ये अनुमत स्थायी कक्षा के लिए त्रिज्या के लिए व्यंजक है। अनुमत स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या के लिए व्यंजक है, जो R का मान n²h²ε0 πmze²। अब चूंकि इस समीकरण में h²ε0 πmze² एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से स्पष्ट है कि R इज प्रोपोर्शनल टू n²। अतः अनुमत स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या उनकी कक्ष संख्या अथवा उनके संगत मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से स्पष्ट है R इज प्रोपोर्शनल टू n²। स्थायी कक्षाओं अब आते हैं बोहर त्रिज्या। अब वो इस R = n²h²ε0 πmze² में, क्योंकि बोहर त्रिज्या के लिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम जानते हैं Z का मान 1 होता है और प्रथम कक्षा के लिए n बराबर 1 होगा। अतः समीकरण 1 में हम मान रखें, समीकरण 3 में मान रखें। समीकरण 3 में यह आया था कि R बराबर n²h²ε0 πmze² में n = 1 और z = 1 रखने पर जो R का मान आएगा, ये R1 आ जाएगा h²ε0 πme²। h∈0 πme का मान यदि रखेंगे तो जो बोहर त्रिज्या आएगी ये लगभग आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसी को बोहर त्रिज्या कहते हैं और इसका मान 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। अस्थायी कक्षाओं में अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का वेग। क्योंकि अस्थायी कक्षाओं, जिसे अनुमत कक्षा भी कहते हैं, में इलेक्ट्रॉन का वेग हम ज्ञात कर सकते हैं बोहर के प्रथम परिकल्पना से। बोहर की प्रथम परिकल्पना ये है कि mvr = nh/2 या यहाँ से v = nh/2 mr। यहाँ से यदि इसको सिंप्लीफाई करें, R का मान रखें, इसमें R का मान n²h²ε πmze² रखने पर जो v का मान आएगा ze²/2h∈0 × 1/n या v इज प्रोपोर्शनल टू n/n। यहाँ से स्पष्ट है बच्चों, देख सकते हैं कि v अनुमत स्थायी कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग उनकी कक्ष संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है? ½ mv², जिसका मान हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं mv², इसके पहले हमने सॉल्व किया था, आया था mv² का जो मान आया था ze²/4πε0r, इसलिए ½ mv² हो जाएगा ze²/8 πε0r। या इसी को हम लिख सकते हैं, इसका R का मान रखने पर यदि R = n²h²ε πmze² मान रखें तो जो K का मान आ जाएगा अंत में K बराबर mz² e⁴/8ε0² h² × 1/n²। इसी को यदि हम रिडवर्क कांस्टेंट के पदों में लिखें, बच्चों रिडवर्क कांस्टेंट का जो मान होता है, इसका मान होता है me⁴/8ε0 ch³। ये मान रखेंगे तो जो K का मान आएगा z² × 13.6/n² eV। अब नाभिक से r दूरी पर नाभिक के स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला हमने बताया था, उसी को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। U = 1/4πε0 Ze × -e, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी प्रकृति निगेटिव होती है, तो Ze × -e/r, या इसी को सिंप्लीफाई थोड़ा करें तो -1/4πε0 × Ze²/r आ जाएगा। इसी को भी हम रिडवर्क कांस्टेंट के पदों में लिख सकते हैं। तो यदि हम इसी को रिडवर्क कांस्टेंट के पद में लिखें तो U का माना जाएगा -z² × 2 × 13.6/n² eV। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? K + U, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को योग करें, जोड़ें,
तो इसका मान आएगा माइनस जेड ई स्क्वायर अपान 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर। इस समीकरण से r का मान हम रखें तो r का मान मतलब एम ई की पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन 0 सी एच क्यूब। इसमें मान रखने पर जो e का मान आएगा एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यूब इंटू 1/n स्क्वायर। तो यहाँ से स्पष्ट है यह इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में ऊर्जा के लिए व्यंजक है और स्पष्ट है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। अतः अनुमत स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी कक्ष संख्या अथवा संगत मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से मान लिया उत्तेजित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊंची कक्षा n2, इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा n2 से कक्षा n1 में लौटता है। इन कक्षाओं के ऊर्जा का अंतर E2 माइनस E1 एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यूब इंटू 1 माइनस n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। या चूँकि हम जानते हैं कि बोहर की तीसरी परिकल्पना के अनुसार जो न्यू बराबर होता है E2 माइनस E1 अपान एच, ये तो E2 माइनस E1 आया, इसी में को हम एच से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बाई 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच क्यूब इंटू 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। माना इसके तरंग दैर्ध्य, इसके संगत तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो 1 अपान लैम्डा इक्वल टू होता है न्यू बाई सी। 1 अपान लैम्डा बराबर न्यू बाई सी। अब यहाँ पर सी से हम भाग दे दें, इसमें जो है न्यू में सी से भाग दे दें तो क्या मिल जाएगा एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर सी एच क्यूब ए 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। ठीक है, 1 अपान लेमडा जो है इसे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये सब 1 अपान लेमडा को तरंग संख्या कहते हैं, तरंग वेव नंबर है ये। इस समीकरण में चूंकि हम जानते हैं, इसके पहले हमने बताया था एम ई की पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर सी एच क्यूब, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। रिडबर्ग कांस्टेंट जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, इसका मात्रक मीटर इन्वर्स होता है या प्रति मीटर होता है। इस प्रकार एम ई की पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर सी एच क्यूब बराबर आर इसमें रख दें तो जो मान आएगा, मान जो आएगा 1 अपान लेमडा बराबर जेड स्क्वायर आर इंटू 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। अतः यह हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सदृश अन्य परमाणुओं जैसे एकल परमाणुओं के लिए ये बोहर का सूत्र है और इसका मान 1 अपान लेमडा इक्वल टू आर इंटू 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर है। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए चूँकि z इक्वल टू 1 होता है, इसी में यदि हम z बराबर 1 रख दें तो 1 अपान लेमडा का जो मान आएगा यही आएगा r इंटू 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर, जहाँ r इक्वल टू एम ई की पावर 4 अपान 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर सी एच क्यूब है। ठीक है बच्चों, जो आज हमने बताया उसको ध्यान से पढ़िएगा और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी टॉपिक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।